नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। और इस चैनल पे जो जीके बाई डीके के ऊपर जो मैटर बच गया था वहां से आगे का चल रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर जीके बाई डीके पे जो हमने पढ़ा था उस समय कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी, वहां कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसलिए अब यहाँ से हम लोक सेवा आयोग के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और बाकी जो मैटर इसमें बच गया वो पूरा कंप्लीट करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है ना। और इसके अलावा भी एक टॉपिक बच गया मानवाधिकार का, वो भी इसमें ही कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण चीजों में सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 315(1). 315 से ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग की शुरुआत कहाँ से होती है? 315 से। तो पहला है कि राज्यों में लोक सेवा आयोग होगा। सबसे पहली बात, राज्य लोक सेवा आयोग 315 से शुरू होते हैं और उसमें सबसे पहला यही है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? लोक सेवा आयोग। अब प्रत्येक राज्य में नहीं हो पाए तो, छोटे राज्य हों तो इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के और फिर भी क्या बना सकते हैं? संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, मतलब एक बड़ा लोक सेवा आयोग भी निर्मित कर सकते हैं। तो वो संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। अब जब संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा तो निश्चित रूप से 2 या 2 से अधिक राज्यों का होगा, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 राज्यों के राज्यपाल थोड़ी करेंगे, फिर दिक्कत आ सकती है। तो क्या करें? तो उसके लिए डिसाइड किया गया कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। ठीक है, तो बात हो गई गठन कौन करेगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग की राष्ट्रपति। दूसरी कंडीशन कि इसके अध्यक्ष को अगर इस्तीफा देने की बात आए, भाई इसका अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहिए, तो किसको देगा? तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति को ही देगा। तीसरी बात, विधि निर्माण। विधि निर्माण कौन करेगा? तो विधि निर्माण करेगी संसद, क्योंकि ये भी पक्की बात है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो सेंटर का ही मामला है, तो इसलिए यहाँ पे विधि निर्माण की प्रक्रिया किसके हाथ में चली गई? संसद के हाथ में। लेकिन ध्यान रखना, ये सब तभी संभव है जब 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी स्वीकृति दें। यदि, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यदि वे राज्य ऐसा प्रस्ताव पास करें, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात आती है आर्टिकल 315 के बाद 316 की। 316 में जब हम जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, पहली बात हमने ये होगा 315 में, जिसमें 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग होगा और 315(2) में जो संयुक्त लोक सेवा आयोग, 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, वो तो होगा। ये बात 315 में है। लेकिन होने के बाद अगली बात आती है कि ये सदस्य और अध्यक्ष जो हैं उनकी स्थिति क्या होगी? तो 316(1) में आरपीएससी के अध्यक्ष अथवा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसकी सलाह से की जाएगी? मुख्यमंत्री की सलाह से। ठीक, किसकी? अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हों। लेकिन एक चीज ध्यान रखना फिर यहाँ पे कि आरपीएससी के जो सदस्य होंगे, सदस्यों के लिए कंडीशन है कि उन्हें 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो राज्य की सेवाओं में हो और चाहे वो केंद्र की सेवाओं में हो। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात आती है 316(2) की। 316(2) में जो है कंडीशन बनती है उसके कार्यकाल की। पहली बात होगा 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। 16(1) में क्या आया? 16(1) के अंदर ये तय हुआ कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की हो गई। और अब 2 में है कार्यकाल। अब यहाँ ध्यान रखना, मैंने भी थोड़ी देर पहले जो पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी, जो कि मतलब इसी वीडियो का जो दूसरा पार्ट जो पहले अपने जीके बाई डीके पे डिस्कस किया था, वहाँ हमने जाना था कि 60 और 2 वर्ष, वहाँ कंडीशन ये थी। वो किसकी थी वो कंडीशन? शायद याद होगी, नहीं है तो एक बार वापस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंडीशन थी राज्य की मुख्य सचिव की। कितनी? 60 वर्ष अथवा 6 वर्ष, जो भी पहले हो। लेकिन अब कंडीशन किसकी कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं? अब हम बात कर रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। बात किसकी हो रही है? लोक सेवा आयोग की। और जब लोक सेवा आयोग की जब बात हो रही ना, तो वहां ध्यान रखना 60 की बजाय कितनी हो गई? ये 62 वर्ष। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। क्लियर? फिर उसके बाद बात आती है 316(3). 316(3) की जब हम बात करते हैं, सदस्य पुनर्नियुक्त नहीं होते, किंतु अध्यक्ष पद पर नियुक्त संभव है। ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि सदस्य जो है ना, वो तो अपने ही पद पर फिर से नियुक्त नहीं हो सकते। कौन से? आरपीएससी के। आरपीएससी के सदस्य वापस अपने ही पद पर नियुक्त नहीं होते। वो अध्यक्ष बन सकता है आरपीएससी का, आरपीएससी का सदस्य होता है वो अध्यक्ष तो बन सकता है, मतलब प्रमोशन तो हो सकता है उसका, लेकिन वो अपने ही पद पर फिर से नहीं आ सकता। ये चीज ध्यान रखना। ठीक, इस बात का कंफर्म रखना। फिर बात आती है 316 के अंदर ही एक चीज और है, वो ये कि अगर उनको हटना होता है तो राज्यपाल को अपना संबोधन देकर के, त्यागपत्र देकर के और हट सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, 316 के तहत ये बात है कि राज्यपाल
सदस्य, जो भी आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, वो हटना चाहें तो त्यागपत्र तो राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल उनको हटा नहीं सकता। ये आर्टिकल 317 में है, ध्यान रखना। हटाने का पावर राज्यपाल के पास नहीं है। त्यागपत्र तो राज्यपाल ही लेगा, लेकिन हटाने का पावर राज्यपाल के पास नहीं है। फिर कौन? राष्ट्रपति। हटाएगा तो राष्ट्रपति। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। आर्टिकल 317 पद से हटाया जाना, और इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 145 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति भी कब हटा सकता है? तभी हटा सकता है जब आर्टिकल 145 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार अथवा कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाए, कोई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया हो, तब राष्ट्रपति 317 का प्रयोग करते हुए उसे हटा सकते हैं। ये ध्यान रखना। फिर बात आती है 318 की। 318 में आता है सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा, परंतु अलाभकारी परिवर्तन संभव नहीं। ये चीज ध्यान रखना भाई। 318 क्या कहता है? सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करेगा, राज्यपाल के द्वारा। मतलब राज्य जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें कितनी होगी, उनका जो है उनको कितना पेमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब जो है ना सेवा शर्तों का निर्धारण वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, परंतु अलाभकारी परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, राज्यपाल परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन नेगेटिव परिवर्तन तो वो भी नहीं कर सकता। पॉजिटिव कर दो, पेमेंट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटा नहीं सकता। राज्यपाल भी घटा नहीं सकता, बढ़ा सकता है। ये किसमें? 18 यानी 8 यानी ठाठ, ठाठ यानी पेमेंट। तो पेमेंट जो है वो बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता। कौन? राज्यपाल। ध्यान रखना। फिर बात आती है 319 की बात करें तो सेवाकाल समाप्त होने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। यानी इसका मतलब यह है कि भाई अगर मान लो किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य, आरपीएससी का चेयरमैन मान लो, आरपीएससी के सदस्य मान लो, उनका क्या हो गया? कार्यकाल समाप्त हो गया। तो कार्यकाल समाप्त होने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, यानी पदोन्नति संभव है, उसी पर नियुक्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब जैसे कार्यकाल कंप्लीट हुआ ना, कार्यकाल कंप्लीट होते ही चाहे वो सदस्य हो चाहे वो अध्यक्ष हो, इन दोनों का प्रमोशन तो हो सकता है, लेकिन उसी पोस्ट पे फिर से नियुक्ति संभव नहीं है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो। आरपीएससी में ध्यान रखना ये चीज है, ठीक। 319 के तहत, ठीक है ना। 9 यानी नहीं, क्या नहीं? उसी पद पे नियुक्ति नहीं। तो 9 किस में आता है? 19 में। ये ध्यान रख लेना। फिर 320 आर्टिकल 320 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। कर्तव्यों की बात होती है 20 ध्यान रखना। कर्तव्य है कि कम से कम 20,000 रुपये तो कमाने लायक हो तुम, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो इस बात को ध्यान रख लेना। 320 क्या है? कर्तव्य। किसका? आरपीएससी के सदस्यों का, ठीक है ना, ये कर्तव्य। 321 लोक सेवा के कर्तव्य में वृद्धि की शक्ति, ठीक है, वृद्धि। अब जब 21 होगी तो वृद्धि हो जाएगी, तो किस में होगी? कर्तव्यों के अंदर वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि की शक्ति किस में आएगी? 321 में। फिर 22 लोक सेवा आयोग का विस्तार, ठीक है ना, ये 22 में। और 23 के अंदर 23 ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। 23 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग जो है वो आर्टिकल 323 के तहत उसको रिपोर्ट देनी होती है। किसको रिपोर्ट देगा? जिसने नियुक्त किया। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा उस रिपोर्ट का? राज्यपाल उस रिपोर्ट को सदन में रखेगा, यानी विधानसभा में रखेगा। तो रिपोर्ट देने की बात जो है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, वो आर्टिकल 323 के तहत जारी की जाती है। याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 19 यानी 19 से देख लो एक बार फटाफट, माइंड में रिकॉल कर लो। 19 यानी 9, क्या 9? अपने ही पद पे फिर से नियुक्ति नहीं हो सकती। 19 9 खुद के पद पर नियुक्ति नहीं। 20 का मतलब कर्तव्य, 20,000 रुपये कमाओ। 21 कर्तव्य में वृद्धि। 22 विस्तार लोक सेवा आयोग का। और 23 के अंदर लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, ठीक, याद रहेगा। बात कर लेते हैं आयोग का सचिवालय। सचिवालय की बात करें तो इसमें एक तो सचिव होता है और अन्य होते हैं अधिकारी। अब वो जो इसके अलावा सदस्य होते हैं, ये तो राजपत्रित हो सकते हैं। फिर अराजपत्रित और राजपत्रित की संख्या मिलाकर के, जो कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती है, वो आयोग के अंदर हमेशा किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में आप सबको मालूम है कि यहाँ जो आयोग के अंदर तो जो भी हो, कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरपीएससी की संख्या ध्यान रखना 7 है। कितनी है? 7 सदस्य, ठीक, 7 सदस्यीय आयोग इसमें है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। बात करेंगे, जो मैंने पहले पढ़ा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। अगर किसी विद्यार्थी को यहाँ पे नया मिल रहा है तो जीके बाय डीके पे जाकर के भी पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ना है तो फिर से जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। बात करेंगे आयोग सचिव। आयोग सचिव की जब हम बात करते हैं तो प्रशासन का व्यवहारिक कार्यपालक होता है। आयोग का जो सचिव होता है, सेक्रेटरीट होता है। आयोग में भी सेक्रेटरीट है, देखो ये पढ़ा ना फिर ने,
क्या है, सचिवालय है कि नहीं। आयोग में भी सेक्रेटरीट है, लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में भी सेक्रेटरीट है, यानी सचिव हैं जो कार्यपालक के रूप में काम करते हैं, यानी जो काम करने का, जो व्यवहारिक कार्यपालक होते हैं एक तरह से, जो काम करेंगे, ठीक है ना, उसके रूप में होते हैं। तो वो सचिवालय है। सचिवालय में कितने, एक सचिव तो होगा और बाकी अन्य सदस्य से कितने भी होंगे वो सब राज्यपाल डिसाइड करेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं सचिव की, किसकी, आयोग के सेक्रेटरी की बात करेंगे अपन सिर्फ, किसकी, लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरीट। अब सेक्रेटरी की स्थिति क्या है, प्रशासन का व्यवहारिक कार्यपालक होता है, मतलब यही करता है सारे काम। आईएएस या क्रमोन्नत उप सचिव होता है, यहाँ तो ये आईएएस होगा, या फिर ये मान लो कि कोई सचिव था और वो सचिव क्या हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। फिर नियुक्ति और वेतन भत्तों हेतु राज्यपाल की अनुमति, इसकी नियुक्ति के लिए, किसकी, आरपीएससी के सचिव की नियुक्ति के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है, राज्यपाल की नियुक्ति आवश्यक है, ठीक है ना, राज्यपाल द्वारा ही की जा सकती है। वेतन भत्ते भी राज्यपाल डिसाइड करेगा। ये तो तुम मान के चलो, आयोग में जिस किसी की नियुक्ति और उसके वेतन भत्ते, चाहे वो सचिव हो और चाहे वो अध्यक्ष सदस्य हो, कोई भी हो, उन सब की नियुक्ति कौन करने वाला है, राज्यपाल ही करेगा। बस एक ही डिफरेंट है, क्या, जब इनको हटाने की बात आए ना, अध्यक्ष को, वो भी आरपीएससी के चेयरमैन को, अध्यक्ष या सदस्यों को उठाने की बात आई, तो वहां पर कार्यवाही सीधी राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं कर सकता। बस इतना ध्यान रखना, क्लियर है। अब यहां देखो, यहां जो अनुशासनात्मक कार्रवाई सचिव के खिलाफ, वो तो राज्यपाल ही कर सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अनुशासनात्मक कार्रवाई अध्यक्ष द्वारा, ठीक है, अपील, अध्यक्ष अगर अपील करे तो राज्यपाल को करनी पड़ सकती है, राज्यपाल कर सकता है, ठीक है ना, अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्यपाल कर सकता है। अराजपत्रित कर्मचारी की नियुक्ति अध्यक्ष की अनुमति से सचिव के द्वारा। अराजपत्रित कर्मचारी अगर चाहिए, भाई जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति तो कौन कर देगा, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा सारी। लेकिन जब अराजपत्रित मतलब अराजपत्रित है, नॉन गजेटेड आदमी है, उसकी नियुक्ति करनी है तो अध्यक्ष की अनुमति ले लेगा, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति लेगा कौन, सचिव, सेक्रेटरी अध्यक्ष की अनुमति लेगा और फिर नियुक्ति कर देगा। देखो अध्यक्ष और सदस्य अलग हैं, सेक्रेटरीट अलग है, ये ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं आरपीएससी के सचिवालय की, तो जो मैं बोल रहा हूँ आरपीएससी, टोटल आरपीएससी की, तो टोटल आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य तो हैं अलग और सेक्रेटरीट है अलग। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात हमने जो पढ़ी, वो पूरे आर्टिकल पढ़े, वो सारे किसके संबंध में थे, अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में। उनमें हमने जो कंक्लूसिव बात पढ़ी वो इतनी कि नियुक्ति और उसके संबंध में सारे काम राज्यपाल करेगा, बस हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। बात आई जब सचिवालय की, तो सचिवालय में हमने क्या जाना कि सचिवालय के अंदर जो कुछ होगा वो अध्यक्ष के अधीन रहते हुए सेक्रेटरीट करेगा, मतलब जो आरपीएससी का अध्यक्ष है ना, उसके अंडर में ये सेक्रेटरीट, ठीक। हालांकि इस सेक्रेटरीट में अगर किसी की भी नियुक्ति करनी है, किसी को हटाना है, क्या करना है, जो कुछ करना है वो राज्यपाल से पूछ करके ही कर सकता है, कौन, अध्यक्ष। ये जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए अराजपत्रित कर्मचारी की नियुक्ति अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा। अब देखो फिर सचिव, भाई अध्यक्ष तो कुछ करेगा तो राज्यपाल से पूछ के, और जो सेक्रेटरीट में जो सचिव है, मुख्य सचिव, वो अगर कुछ करता है किसमें, सेक्रेटरीट में, तो वो अध्यक्ष से पूछ के करेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर सेक्रेटरीट में किसी, कौन से सेक्रेटरीट की बात कर रहा हूँ मैं, आरपीएससी के सेक्रेटरीट की, ठीक है ना, तो वहां पर अगर अराजपत्रित कर्मचारी की नियुक्ति करनी है तो किससे पूछी जाएगी, सचिव किसको पूछेगा, अध्यक्ष को, और फिर नियुक्ति उसकी कर देगा। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ कर्मचारियों की। तो उप सचिव, सचिव के नीचे कौन होता है, उप सचिव होता है, सहायक सचिव होता है, अनुभाग अधिकारी होता है, अन्य कार्यपालक कर्मचारी होते हैं, ये सारे उसके अंडर में आएंगे, किसके, सेक्रेटरीट के अंडर में, यानी मुख्य सचिव जो कि आरपीएससी का मुख्य सचिव है उसके अधीन आएंगे सारे के सारे। समझ में आ गई की बात इस तरह से। बस माइंड में इतना ध्यान रखना कि अध्यक्ष और सदस्य अलग थे, सेक्रेटरी अलग है, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रखना। अब बात कर लेते हैं आयोग की संगठनात्मक संरचना। सांगठनिक संरचना की जब हम बात करते हैं कि संगठन कैसा है, आयोग के अंदर किस प्रकार संगठन बना हुआ है, तो आयोग के अंदर 6 संभाग होंगे। भाई आरपीएससी के अंदर सदस्य कितने, 7, तो 6 तो वो होंगे ही, एक अध्यक्ष हो गया। तो इस प्रकार से आयोग में 6 संभाग बांटे गए। संभाग कितने बांटे गए, 6 संभाग बांटे गए। पहला संभाग प्रशासनिक संभाग, दूसरा संभाग भर्ती संभाग, प्रशासन करना, दूसरा भर्ती करना, तीसरा परीक्षा लेना। पहले एक बताओ, प्रशासन तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात भर्ती करने के लिए, तो भर्ती करनी है, भर्ती के लिए परीक्षा लेनी है, परीक्षा लेने के बाद उसका लेखा जोखा करना है, तो लेखा संभाग। तो 4 हो गए ना, कौन कौन से, प्रशासनिक, भर्ती, परीक्षा, लेखा होगा। प्रशासन करना ही करना है, भर्ती लेंगे तो भर्ती के लिए परीक्षा दिलानी है और लेखा का जोखा करना है। विधि संभाग और शोध संभाग, अब जो भी कानून नियम बनने हैं उसके लिए विधि, और विधि पे करना है शोध, रिसर्च,
ठीक है ना। ये इस प्रकार से 6 संभाग बने हुए हैं। किसमें बने हुए हैं? आरपीएससी के अंदर बने हुए हैं। बात कर लेते हैं अपन आयोग के प्रमुख दायित्वों की। किसकी? आयोग के प्रमुख दायित्व। आरपीएससी के क्या दायित्व हैं? ठीक है, तो दायित्व की शुरुआत 320 से हो गई जी, मैंने पढ़ाया भी था 20 के अंदर। कर्तव्य 20,000 रुपये कमाना आपका क्या है? कर्तव्य। तो 320 तो आएगा कर्तव्य आते ही। तो 320 में क्या है? पदोन्नति के लिए सरकार को आयोग के परामर्श लेना आवश्यक है। तो पहला दायित्व तो यह है कि परामर्श दे। कर्तव्य तो यही है, तो आरपीएससी का कर्तव्य है ये क्या कि राज्यपाल को या सरकार को परामर्श दे। किसके लिए? प्रमोशन के लिए। किसको प्रमोशन करना है, किसका नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ परामर्श है, परामर्श अनिवार्य नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि आरपीएससी का जो अध्यक्ष होगा उस अध्यक्ष से सरकार सिर्फ परामर्श लेगी, माने तो माने अन्यथा नहीं माने। सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उन सब की बात यही है। तो 320 में कर्तव्य याद रखना, बस कर्तव्य से ये भी याद आ जाएगा, आराम से परामर्श याद आ जाएगा, क्योंकि परामर्श देना भी क्या है? कर्तव्य ही है। फिर बात आती है 323 में मैंने बताया था कि परामर्श संबंधी और अन्य कार्य जो है वो राज्यपाल मतलब वो रिपोर्ट देगा। तो रिपोर्ट क्या है? परामर्श ही तो है। तो 323 में रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट जो है वो परामर्श है। परामर्श संबंधी अन्य कार्यों का संपूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेषित करना। मतलब सीधी सी बात है। 319, 20, 21, 22 ये मैंने बताया था ना आपको, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये मैंने याद भी करवा दिया आपको, पीछे जाकर के आप देख सकते हो। ठीक, अब चलते अपन आगे। संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को देखता है। संविधान किसको देखता है? राज्य लोक सेवा आयोग को देखता है। मेरिट पद्धति से के वॉचडॉग के रूप में जाना जाता है। क्या? किसको? आरपीएससी को। आरपीएससी क्या करेगा? तो संविधान किस रूप में उसको रिपोर्ट मतलब स्थापित करता है? तो संविधान ने स्थापित किया इसको आयोग को, वो किस रूप में किया? मेरिट पद्धति के वॉचडॉग के रूप में। ठीक है ना, कि भाई वो ये ध्यान रखे कि गलत व्यक्ति या बिना मेरिट के कोई व्यक्ति नियुक्त न हो जाए। मेरिट का मतलब हुआ जो ज्यादा योग्य है उसको ज्यादा पद, पहले पद दिया जाए, ये मेरिट होता है। तो इस पद्धति का ध्यान रखना, ये है मेन काम आरपीएससी का। ठीक है ना, और इसीलिए संविधान ने इसको नियुक्त किया था। अब इसमें ये भर्ती कराना और ये कराना, ये तो उसके इसी के रिलेटेड काम हो गए। बाकी मेन काम तो ये है कि योग्य व्यक्ति ही पद पे पहुंचे। ठीक है ना, तो ये डॉग वॉच करना इसका प्रमुख काम था। बात क्या है अब? संविधान का तो समझ में आ गया ना, संविधान ने इसे क्यों नियुक्त किया था? डॉग वॉच के लिए, कि गलत व्यक्ति न चला जाए, इसके लिए मेरिट पद्धति की वॉच डॉग, ये ध्यान रखना। फिर बात आती है क्या करती है आरपीएससी? करती क्या है? ठीक है ना, तो क्या करती है? भर्ती करती है, सबको मालूम है। उनकी प्रमोशन करती है, ये भी मालूम है। अनुशासनात्मक विषयों पर सरकार को सलाह देना, अगर कोई गलत तरीके से चल रहा है, कोई अधिकारी, कर्मचारी, कार्मिक कोई भी, तो उसको क्या दे सकती है? सलाह। ध्यान रखना, लेकिन केवल सलाह दे सकती है। परामर्श आर्टिकल 323, परामर्श, सलाह, ठीक है ना, या फिर रिपोर्ट, ये ध्यान रखना। फिर क्या नहीं करती? ये तो करती है। क्या करती है? भर्ती करती है, पदोन्नति करती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सलाह देती है, ये काम करती है। लेकिन क्या नहीं करेगी कभी भी? ध्यान रखना, आरपीएससी काम नहीं करेगी। एग्जाम में ऑप्शन होगा, इनमें से कौन से काम आरपीएससी नहीं करती, तो वहाँ ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नहीं करती? सेवाओं का वर्गीकरण नहीं करती, भुगतान और सेवाओं की स्थिति, प्रबंध और प्रशिक्षण ये नहीं करती। यानी सेवाएं जो है ना, कि भाई जैसे आरएस में कितने होंगे, आरटीएस में कितने होंगे, ये इसी प्रकार थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में कितने पद होंगे, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में ये कितने पद होंगे, ये सब कोई वर्गीकरण वो नहीं करती। उसके पास वर्गीकरण बन करके जाता है। जिस डिपार्टमेंट को जितना चाहिए वो अपना वर्गीकरण करके पहुंचाओ, सीधी बात है। ये खुद कोई वर्गीकरण नहीं करेगी, इसका काम सिर्फ है भर्ती करना, तो कर रही भर्ती करेगी। ठीक है ना, तो सेवाओं का वर्गीकरण नहीं करेगी। भुगतान व सेवाओं की स्थिति, प्रबंध और प्रशिक्षण, ये काम नहीं करेगी। पैसा भुगतान, कल को आप आरपीएससी से पैसे मांग लो, नहीं देगी। आरपीएससी के कहाँ पैसे? भर्ती काम था, कर दिया। सेवाओं की स्थिति, प्रबंध, जो भी सेवाएं की दी गई हैं उन सेवाओं की स्थिति या उसके प्रबंध के बारे में मैनेजमेंट का कुछ नहीं है, नहीं उनको ट्रेनिंग देती है आरपीएससी। आरपीएससी जो सिर्फ और सिर्फ भर्ती करती है, ट्रेनिंग भी नहीं देती है। कभी ये कर दो कि ट्रेनिंग करती है आरपीएससी, आरपीएससी को ट्रेनिंग नहीं देती है। ठीक है ना, केवल आरपीएससी का काम क्या है? भर्ती करना, और किसी को प्रमोशन देना हो तो प्रमोशन की बात करना, और फिर लास्ट जो है वो सिर्फ सलाह देना। मेजरली काम इसका सलाह ही है, भर्ती के अलावा सीधा काम क्या है? सलाह। ये एकमात्र राज्य का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है। राज्य का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण मतलब सबसे बड़ा मेजर भर्ती प्राधिकरण कौन सा होता है? आरपीएससी ही है, राजस्थान का। सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी बाध्यकारी नहीं होते। जो भी सुझाव देते ना आरपीएससी, आर्टिकल 123 रिपोर्ट देना, मतलब रिपोर्ट में सुझाव भी आ गए, और जो सुझाव दिए जाते हैं वो बाध्यकारी, सॉरी आर्टिकल 323, ध्यान रखना 323 में क्या है कि सलाह दी जाएगी और सलाह भी बाध्यकारी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, सलाह कभी बाध्यकारी नहीं होती। सलाह तो सलाह होती है, मैं कह रहा हूँ सलाह देता हूँ आपको पढ़ा करो,
बाध्यकारी है क्या? नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे, सो जाओ, कौन मना कर रहा है? बाध्यकारी नहीं है। मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग देख लेते हैं, लास्ट है, क्योंकि इसके बाद मैंने बताया था अगर आपको आवश्यकता लगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा किसका, राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल और मुख्यमंत्री का। आपको लगी तो, मुझे नहीं लग रही क्योंकि इतना तो पढ़ा आपने सब कुछ, लेकिन अगर बाय द वे फिर भी आपको लगता है, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक यही थे तो मैंने बना दिए, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो निश्चित रूप से बिना किसी टेंशन के आप बता दें मुझे, मेरे पास समय बचेगा तो निश्चित रूप से मैं आपके पास वो भी वीडियो डाल दूंगा। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ये सब मेरा विचार है, ठीक है ना। कभी किसी स्थिति में कमजोर न रहो, ये मेरा यही प्लानिंग है, ठीक है ना। देखिए, अच्छा देख लेते हैं फटाफट। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद मानवाधिकार आयोग का गठन ये किया गया 1946 के अंदर और एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता के अंदर किया गया था। ये आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद जो मानवाधिकार आयोग मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर क्या है कि आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद है और उसके अंडर में है मानवाधिकार आयोग, और उस मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1946 में, भारत आजाद होने के एक साल पहले 1946 में। और ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे किसको? एलेनोर रूजवेल्ट को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात आती है मानवाधिकार आयोग के द्वारा तैयार मानवाधिकारों की घोषणा को कब स्वीकार किया गया। अब बात आती है कि मानवाधिकार आयोग तो बना दिया आपने 1946 के अंदर, रूजवेल्ट की जो एलेनोर रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट याद रखना, रूजवेल्ट की अध्यक्षता में 1946 के अंदर आपने क्या बना दिया? मानवाधिकार आयोग। किसने बनवाया? संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद जो संस्था है जो कि यूएनओ की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक विकास परिषद ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया 1946 में किया और एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में किया। अब प्रश्न उठता है कि जब इन्होंने कर दिया, आयोग बना दिया, तो उस आयोग के द्वारा तैयार मानवाधिकारों की घोषणा को कब स्वीकार किया गया? स्वीकार कब किया गया? जब वो आयोग बना तो कुछ न कुछ काम भी करेगा, और काम करेगा तो निश्चित रूप से वो जो काम किए हैं उसकी घोषणा करेगा, मानवाधिकारों की घोषणा भी करेगा, और उन घोषणा को जब संयुक्त राष्ट्र संघ स्वीकार करेगा तब कब करेगा? कब स्वीकार किया उसने? तो वो दिन था बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 दिसंबर 1948। याद रखना, भारत आज़ादी के एक साल पहले ये आयोग बना था और आज़ादी के अगले साल यानी 48 के अंदर 10 दिसंबर 1948 को इसने अपनी घोषणा या अपनी रिपोर्ट यूएनओ को दे दी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी। और जैसे ही दी, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बना दिया गया, ठीक है ना। तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अभी गया है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बात कर लेते हैं अपन अब मानवाधिकार दशक की। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानवाधिकार दशक कब बनाया गया? 1 जनवरी 1995 से 2004 तक क्या बनाया गया? यूएनओ के द्वारा मानवाधिकार दशक बनाया गया। फिर बात आती है मानवाधिकार क्रियान्वयन और निगरानी हेतु संस्थाएं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकारों के ऊपर डॉग वॉच की जब बात करते हैं हम, ये भी एक डॉग वॉच की तरह काम करते हैं। जैसे भी आरपीसी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वो डॉग वॉच करती है इस बात का कि गलत व्यक्ति न चुना जाए, ठीक है ना, मतलब जो मेरिट होल्डर हैं, मेरिट पद्धति की डॉग वॉच के रूप में वो काम कर रहे थे। उसी प्रकार से मानवाधिकार आयोग जो है वो डॉग वॉच के लिए अलग अलग संस्थाएं स्थापित करता है, ठीक है ना, जो यूएनओ के द्वारा ही स्थापित की गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही स्थापित की गई है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से आयोग? सामाजिक आर्थिक विकास परिषद, और उस सामाजिक आर्थिक विकास परिषद ने क्या बनाया था? मानवाधिकार आयोग, और उस मानवाधिकार आयोग के द्वारा ये संस्थाएं और बनाई गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स 1962, यानी एशियाई वॉच, इसे क्या बोलते हैं? एशियाई वॉच 1962 में। याद कैसे रखना है? देखो 62 फिर 52 फिर 62, 3 सन ही है। सन में तो कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, ज़्यादा बुरा काम भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं। पूछेगा इतना ही कि ये 4 संस्थाएं ना, इनके नाम याद रखना। ये मानवाधिकार जो यूएनओ के द्वारा मानवाधिकार आयोग बनाया गया था उसके अधीन बनी हुई ये संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? फिर सुन लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ में है क्या? मानवाधिकार आयोग, उस आयोग के अधीन ही संस्थाएं। कभी ये भारत वालों में मत कर देना आप। इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स, सबसे पहली बात किसकी बात आ रही है? इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स 1962, एशियाई वॉच उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं
इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स 1962। ध्यान रखिए ह्यूमन राइट के लिए लीग की बात है ना, लीग, तो एक तो है लीग, सीधे याद रख लो, एक तो है लीग ह्यूमन राइट्स के लिए क्या बनी, एक तो इंटरनेशनल लीग बनी हुई है, दूसरा क्या बना हुआ है, एक कमीशन, इंटरनेशनल कमीशन फॉर जुरिस्ट। तो एक कमीशन एक लीग, दो याद जाएंगे ना, ह्यूमन राइट्स के लिए एक लीग और एक इंटरनेशनल कमीशन, दो गई। तीसरी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये खूब पूछता भाई, 1962 में स्थापित हुई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, 1962, ठीक है ना। एक केवल कमीशन 52 में स्थापित हुई थी, ये बाकी सब 62 में ही है, ठीक है ना। वर्किंग ग्रुप, ये ग्रुप है एक अलग ही, वर्किंग ग्रुप ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये ग्रुप है। तो चार चीजें हो गई, कौन कौन सी हुई, पहली लीग, दूसरी कमीशन, तीसरी एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी याद रखना इसमें, और फिर लास्ट है वो है कमीशन ऑफ, जो किसके लिए, कमीशन ह्यूमन राइट्स के लिए। तो चार चीज़ हो गई, लीग, कमीशन किसके लिए, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट एक तो, और एक कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, समझ आ गया ना बात, दो कमीशन एक लीग और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल। चार संस्थाएं किसके स्थापित की गई, यूएनओ के अधीन जो मानवाधिकार आयोग था, उस मानवाधिकार आयोग ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चार संस्थाएं स्थापित की, एक लीग, दो कमीशन, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल। बात कर लेते हैं अपन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया, अब बात आओ भारत में और राजस्थान में, इन दोनों में देख लेते हैं अपन। ये विश्व की वाली बात तो गई, वहाँ मानवाधिकारों की बात हो गई, वहाँ से फिर अब दायित्व तो किसका आया, भारत का। तो भारत को क्या बनाना पड़ा फिर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाना पड़ा। तो फिर क्या करें इसके लिए, क्या किया गया, 93 में आए, 2000 अपन जो है जल्दीबाजी कुछ नहीं की, 1946 से लेकर के 46 फिर 48 ये हो गया था वहाँ पर काम। अब हम सीधे कहाँ आ रहे हैं, 1993 में। हमने जो किया वो आखिरी दशक में किया, सदी के आखिरी दशक 1993 में। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु 28 सितंबर 1993 के अंदर जो है वो किसकी स्थापना हुई, मानवाधिकार आयोग। कब बना, 28 सितंबर को तो हमने विचार किया इसके ऊपर, ठीक है ना। क्या कि विचार के लिए क्या बनाया हमने, अधिनियम बनाया। अधिनियम कब बना, प्रश्न ये पूछ सकते हैं आपसे, तो वो तो बताओगे आप 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर को। सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर। अब 28 के बाद में कितने दिन मानोगे, बस मात्र 11 दिन। 11 दिन बाद में इस आयोग की भी नियुक्ति कर दी, मतलब 10 अक्टूबर 1993 को हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना दिया 10 अक्टूबर को, ठीक है ना। और आयोग बना करके उसके अध्यक्ष से बना दिया गया, रंगनाथ मिश्र को इसका अध्यक्ष बना दिया। ये भी ध्यान रखना भाई, रंगनाथ मिश्र जो है वो क्या बने थे इसके अध्यक्ष, किसके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रथम जो अधिकार जो उस समय आयोग बना था उस समय अध्यक्ष रंगनाथ राव बने, रंगनाथ मिश्र सॉरी। फिर बात आती है धारा 21 के तहत राजस्थान राज्य के अंदर कार्यालय सचिवालय स्थापित हुआ जयपुर में, और ये 2000 के अंदर स्थापित हुआ, मार्च 2000 में स्थापित हुआ मानवाधिकार आयोग। कहाँ, जयपुर में। किस धारा के तहत, धारा 21 के तहत। मतलब धारा 21 ये कहती है कि हर राज्य में क्या बनना चाहिए, मानवाधिकार आयोग। अब उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ा राजस्थान को भी, तो राजस्थान ने जयपुर में इसका कार्यालय स्थापित किया, और ये जयपुर में जो कार्यालय स्थापित किया वो मानवाधिकार आयोग मार्च 2000 के अंदर स्थापित किया था। कब स्थापित किया था, मार्च 2000 में। बात आई राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन हेतु अध्यादेश जारी किया गया। फिर ये भी ध्यान रखना साइड में, इसके लिए भी क्या किया गया था, अध्यादेश जारी किया गया था। तो अध्यादेश जारी किया गया कब किया गया, 18 जनवरी 1999 को। ये ध्यान रखना, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने के लिए 1999 में, 99 फिर 2000 आई गया, 2000 में तो फिर राजस्थान में बनी गया था ये आयोग, तो 99 में इसके लिए अध्यादेश जारी किया गया, और 2000 में इसकी स्थापना हो गई। कहाँ, राजस्थान में। और भारत में कब, 93 में अधिनियम आया, और 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम बन गया था। मतलब वो सदी के शुरुआत में 93 में भारत में आया, और दशक के शुरुआत में 93 के अंदर क्या आया, भारत में, और आखिरी दशक के आखिरी यानी 99 के अंदर राजस्थान में पहुंच गया। लेकिन बना तो नई शताब्दी में ही बना, फिर 2000 में, मार्च 2000 के अंदर, ठीक है ना। क्या बना, मानवाधिकार आयोग। कहाँ बना, जयपुर में, राजस्थान के अंदर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मार्च 2000 में हुई थी। याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर में स्थापना हुई थी, किस धारा के तहत, धारा 21 के तहत स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इस धारा 21 के तहत जब स्थापना हो गई, तो फिर स्थापना के अंदर जो महत्वपूर्ण बात आई वो क्या, ये क्या चाहता आज, वो देख लेते हैं। आज आपकी बैटरी बार बार डिस हो रही है, पिछली वीडियो में भी हो गई थी, लेकिन इसको कंप्लीट कर देंगे, अब हो जाएगा, ठीक है। राज्य मानवाधिकार धारा 21 में पहले बात करेंगे अध्यक्ष,
अध्यक्ष में बात करें तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अध्यक्ष क्या होगा? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये बनेगा अध्यक्ष। फिर सदस्य की बात करें तो सदस्य कितने? 4। अब उसमें पहला सदस्य एक तो क्या होगा? उच्च न्यायालय का सदस्य। फिर दूसरी बात कर रहे हैं, या तो है वो या रहा है, या तो हाईकोर्ट का सदस्य है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, या फिर नहीं है तो होना चाहिए था। दूसरा जिला न्यायालय जो है उसका सदस्य या तो है या फिर नहीं है। तो एक तो हाई कोर्ट का और एक जिला न्यायालय का, 2 तो न्यायाधीश हो गए और 2 ही जानकार। ठीक, जानकार कौन से? सदस्य मानवाधिकारों के ज्ञाता हो, एक तो ज्ञाता और एक व्यवहारिक अनुभव वाला, ऐसा करके 2 गए। तो 2 क्या होना चाहिए इसके? अन्य सदस्य। तो कुल मिलाकर के 4 सदस्य होंगे किसमें? राज्य मानवाधिकार आयोग में 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। याद रह जाएगा ये बात, शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, फिर अपन नियुक्ति की बात आती है। नियुक्ति धारा 22, धारा 23 और धारा 24, 3 ध्यान रखना भाई। नियुक्ति धारा 22 में, सदस्यों को हटाया जाना 23 में, और पदावधि जो है वो धारा 24 में। तो सबसे पहले देख लेते हैं नियुक्ति धारा 22 में। 22 की जब हम बात करते हैं तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी? अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किस में आ रही है? पहले तो देखो 22, ठीक, 22 में नियुक्ति, पहली बात। दूसरी बात, किसके द्वारा नियुक्ति जाएगी? राज्यपाल द्वारा। किसकी सिफारिश पर? एक समिति बनेगी, उस समिति की सिफारिश पर। अब उस समिति में कौन कौन होंगे वो देख लो। एक तो मुख्यमंत्री होगा, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री उस राज्य का, विपक्ष का नेता, ठीक, 2 तो वो गए ना, मुख्यमंत्री गृह मंत्री, ये तो मेन होंगे। फिर विधानसभा का अध्यक्ष होना ही होना है और विपक्ष का नेता हो जाएगा। खूब है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर विधान परिषद का सदस्य, अगर विधान परिषद किसी राज्य में, राजस्थान में है नहीं तो टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी अगर है तो विधान परिषद का सभापति, विपक्ष का नेता यदि है तो वो उसमें शामिल होगा। मतलब विधान परिषद वाले भी 2 आदमी ले जाएंगे, एक तो विधान परिषद का अध्यक्ष और एक वहाँ का सभापति, ये 2 ले जाएंगे। उपरोक्त नियुक्ति होने पर नियुक्ति अविधि मान्य नहीं है। मतलब ये कि अगर ये जो समिति बताई ना मैंने, इस समिति में अगर एक आदमी भी एब्सेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नियुक्ति किस धारा में है? धारा 22 में। क्लियर है? तो मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति किस में आएगी? धारा 22 में। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होगी, समिति के आधार पर होगी। समिति में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, ये सब इसमें होंगे। और विधान परिषद है तो वहाँ पर भी विपक्ष का नेता और वहाँ का अध्यक्ष शामिल होगा। और उनमें कोई नहीं है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, नियुक्ति तो होनी है। फिर बात आती है हटाने की। हटाने में धारा 23, सिद्ध कदाचार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखना उस समिति में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उस समिति के नाम, वहां से प्रश्न आएगा। ये जो नियुक्ति वाली समिति है ना, इसमें से पूछेगा कि ये है कि नहीं है, इनमें से कौन सा उस समिति में शामिल है, ऐसे प्रश्न आएगा, उसको याद कर लेना। फिर ये जो PDF है ना, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। ठीक है ना, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि कटे याद हो लोग। ठीक है ना, बिल्कुल नो टेंशन। अब देख लेते हैं अपन इसमें सदस्यों को हटाया जाना। धारा 23, सिद्ध कदाचार पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या कह सकता है? इसको हटाया जा सकता है। अगर कदाचार सिद्ध हो जाए ना तो राष्ट्रपति हटा सकता है इसको। ठीक, राष्ट्रपति हटा सकता है। इंपॉर्टेंट समझ में आया ना। हटाने का मामला आएगा तो चाहे वो RPC का अध्यक्ष हो और चाहे फिर वो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो, हटाएगा तो राष्ट्रपति, और चाहे मन से दे तो राज्यपाल को दे जाओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पदावधि की बात, ये 23 में हो गया। पदावधि की बात कर ले 24 में। 24 घंटे तक पदावधि पे रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी तो इसलिए याद रख लेना, धारा 24 घंटे काम करो, 24 घंटे पद पे बने रहो। किसकी बात हो रही है? मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। तो धारा 24, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अब यहाँ पर क्या है ध्यान रखना, यहाँ तो 5 वर्ष पहले हो या 70 वर्ष। ऊपर पढ़ा था अपन ने RPC में, क्या पढ़ा था? 6 वर्ष या 62 वर्ष। यहाँ 5 वर्ष या 70 वर्ष। ये चीज़ें जरूर याद रखना, प्रश्न इनमें अच्छे खासे पूछे जाते हैं। सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की बात जो करें तो संभव, सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव, अध्यक्ष की नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, RPSC में चाहे वो अध्यक्ष और सदस्य हो, कोई भी हो, वापस उस पद पे नहीं नियुक्त हो सकता। लेकिन मानवाधिकार आयोग के अंदर जो अध्यक्ष होता है ना, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन सदस्य वापस अपने पद पे नियुक्त हो सकते हैं। सदस्यों की पुनर्नियुक्ति संभव है, लेकिन गारंटी वही 70 वर्ष तो होना चाहिए। 70 वर्ष वाला मामला तो अब 70 से ऊपर चला गया तो कैसे पार पड़ेगी? नहीं पार पड़ेगी, वो तो जरूरी है। ठीक है ना, 70 वर्ष तक तो कर सकता है। फिर राज्य अथवा भारत सरकार के अधीन पद पर नहीं जा सकता। लेकिन वो अगर मान लो RPS जो मानवाधिकार का अध्यक्ष सदस्य है और वो हट गया, हटने के बाद
न तो राज्य सरकार में न केंद्र सरकार में किसी पद पे काम नहीं कर सकता। ये आप ध्यान रखना। आखिरी बात देख लेते हैं फटाफट, वह धारा 25, 26 और 27। पहले सबसे पहले धारा 25 देख लेते हैं। 25 की बात अगर हम करें तो पद रिक्ति की हम बात करें तो नया अध्यक्ष आने तक राज्यपाल द्वारा किसी अन्य को प्राधिकृत करना। नया नहीं भाई, पद हट गया, मानवाधिकार आयोग का सदस्य गया या अध्यक्ष गया, पद तो खाली। अब खाली पद के ऊपर राज्यपाल नियुक्त कर सकता है किसी को भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अवकाश हो तो, और अगर वो छुट्टी पर गया हुआ हो तो भी राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अध्यक्ष के अवकाश पर राज्यपाल द्वारा क्या किया सकता है, किसी दूसरे को बिठाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं, मतलब राज्यपाल संभालेगा अपने आप ही। तो ये हो गई 25 की बात। 26 की बात कर लेते हैं, सेवा शर्त और वेतन भत्ते। सेवा शर्त और वेतन भत्ते की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है क्या, सेवा शर्त और वेतन भत्ते किस धारा में, 26 के तहत। और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अहित में परिवर्तन नहीं, मतलब परिवर्तन तो कर दो 26 के तहत, ठीक है ना, किसमें, वेतन भत्तों में। 26 इधर की उधर कर दो, 2, 4, 5 हज़ार रुपये इधर उधर बढ़ा दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ा दो, कम नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो सेवा शर्तों को बढ़ा सकते हो, यानी सेवा शर्तों में लाभकारी सेवाएं कर सकते हो, अलाभकारी नहीं कर सकते। किसकी बात, चाहे वो किसी की बात हो। अलाभकारी कौन बर्दाश्त करता है, कोई सरकारी आदमी बन जाए कर्मचारी, वो अलाभकारी बर्दाश्त करेगा क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम मालूम है ना आपको, कितना पीछे पड़े हुए हैं मास्टर लोग सारे ही, है ना। चलो आगे चलते हैं। धारा 27, अधिकारी और कर्मचारी। 27 की बात है कि इसमें कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी होंगे मानवाधिकार आयोग में, तो अध्यक्ष सदस्य तो होंगे। अब उसके बाद अध्यक्ष के बाद जो अन्य कर्मचारी है ना, अध्यक्ष तो होगा, अध्यक्ष वाली बात तो समझ में आ गई, कौन बनेगा, बात अन्य की हो रही है। अब है अधिकारी और कर्मचारी कौन कौन से, देखो एक सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, पुलिस अधिकारी होगा महानिदेशक रैंक का, पुलिस और अन्य अन्वेषणकर्ता भी होंगे इसमें, ठीक है ना, मतलब और भी रिसर्च के लिए पुलिस को आदमी चाहिए तो वो भी। तो पहला सचिव, दूसरा पुलिस वाले आदमी, तीसरा तकनीकी आदमी, टेक्निकल, ठीक है ना, टेक्निकल को जानकारी रखने वाले। तो 3 प्रकार के लोग इसके अंदर शामिल होंगे धारा 27 के तहत। अधिकारी कर्मचारी की बात करें तो सचिव सेक्रेटरी तो होगा ही होगा, क्योंकि अध्यक्ष तो है तो फिर सेक्रेटरी भी होगा। मैंने वही बताया ना, अध्यक्ष के 7 सदस्य, वो अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ कितने भी सदस्य होंगे, क्या नहीं होंगे, वो राज्यपाल डिसाइड करेगा, वो उधर वाला मामला हो गया। बात यहाँ अलग है, ये लोग अलग हैं। मैंने जैसे आरपीएस में बताया था ना, अध्यक्ष सदस्य अलग हैं और सचिव सेक्रेटरीट अलग है, वैसे यहाँ पर भी अलग है। तो अगला कौन है, सचिव है, सचिव के साथ वहाँ और कौन होगा, पुलिस वाले होंगे जो सब रिसर्च करने वाले सारे काम हो गए, और एक साइंटिस्ट लोग होंगे जो मतलब तकनीकी काम कर सकें। अब आखिरी स्थिति में हम देख लेते हैं आर्टिकल 28 के तहत वार्षिक प्रतिवेदन आयोग द्वारा दिया जाएगा। वार्षिक प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया जाएगा, आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सरकार क्या करेगी, इसको राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। आयोग के सदस्य व अधिकारी लोक सेवा आयोग के समझे जाएंगे और भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत जो है वो उनके लिए काम किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ध्यान रखना, आयोग के सदस्य अधिकारी लोक सेवक समझेंगे, किसके तहत, भारतीय दंड संहिता धारा 21 के तहत। लोक सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। ये नहीं कि आयोग का सदस्य बन गया तो फिर वो मतलब मानवाधिकार का व्यक्ति है तो वो जनता का सेवक नहीं है। मानवाधिकार है, मानवाधिकार का सदस्य है तो भी वो जनता का सदस्य है, तो जनता का तो सेवक ही होगा, ये ध्यान रखना। और ये वार्षिक प्रतिवेदन इनको देना पड़ेगा, किसको देंगे, राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ रखेगा, सीधा सदन में रख देगा। सरकार को प्रस्तुत करना मतलब राज्यपाल को। ध्यान रखना, सरकार किसकी होती है, राज्यों में राज्यपाल की होती है। तो वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को यानी सरकार को, और सरकार विधानमंडल के अंदर रख देगी उसको, ठीक है। यह आर्टिकल 28 यानी धारा 28 बोल सकते हैं इसे अपन, उसमें है, ठीक। धारा 28 में वार्षिक प्रतिवेदन, 27 के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी, 26 में सेवा शर्तें, 25 के अंदर पद रिक्ति, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब कुछ प्रश्न जो मैंने लिखे तो थे लेकिन आए नहीं यहाँ पर, ये हैं। तो अगर दिक्कत तो हो तो देखो मेरे से पूछ, मैं कमेंट डाल देना, या मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। किन किन के ये प्रश्न सुन लेना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक तो आरपीएससी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, और जितने भी आयोग और जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई ना उनके अध्यक्ष पक्के देख लेना। ये मैं लिखे तो थे लेकिन अब क्यों नहीं है पीडीएफ में, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, मैं लिख करके वापस टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैंने पढ़े थे लेकिन निश्चित रूप से मेरे दिमाग से निकल गए, क्योंकि मेरे को याद क्यों करना था, मेरे को तो पढ़ना नहीं, पढ़ना तो आपको है, तो याद थे नहीं ये, और मैंने किए भी नहीं, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, मुझे रटना था ही नहीं, मैं समझाना था आपको तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। टारगेट समझाने का था, नहीं समझ में आया तो मुझे कहना,
ठीक है ना। लेकिन ये जो चीज़ें है ना फैक्चुअल चीज़ें, तो वो मैं आपके पास सीधा ही पहुंचा दूंगा, टेलीग्राम पे आपको ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये पूरी PDF जिसके अंदर टोटल सारे आ गए, दोनों वीडियो, जो एक तो GK by DK पे है वो भी, और यहाँ पे है वो भी, दोनों ही चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगी। वैसे अध्यक्ष सदस्यों को आप वैसे भी नॉर्मली सर्च कर सकते हैं, गूगल पे काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ बचा नहीं, टोटली मैंने आपको बता दिया। तो ये था दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात। काफ़ी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मित्र यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी तो सब गए, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर ही बैठे थे आज हम। तो बात इतनी सी है आपके लिए कि आपको अब सेकंड ग्रेड का कोई वीडियो मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है। हम बात करेंगे इसके बाद में, यानी एक एग्जाम दे लो आराम से, उसके बाद थर्ड ग्रेड की। ये जरूर कहूँगा पूरे मनोयोग से पढ़ के, पूरे मनोयोग, ये मत घबराना कि भाई हमारी तैयारी है कि नहीं है, सबकी नहीं है तो, और है तो सबकी है, घबराओ मत बिल्कुल। तुम तो करके आ जाना, जो होगा तुम्हारे और मेरे भाग्य में होगा, ये मान लो, ठीक है। तो हमने तैयारी की है, अच्छी तैयारी की है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ इसमें जरूर ध्यान रखना आप, क्या कि यहाँ से जैसे ही एग्जाम देने के बाद आ जाओ ना, तो ये एनालिसिस करने मत बैठ जाना कि मेरा सेकंड ग्रेड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोड़ो उसको, सीधे फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड में लग जाना, क्योंकि भविष्य का किसी ने नहीं देखा है। तुम बैठ जाओ वहाँ पर ये कि भाई हाँ सेकंड ग्रेड में आ रहा है, और फिर नहीं आया तो थर्ड ग्रेड की तैयारी भी नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से ज़्यादा मत घबराना, बिल्कुल सीरियसनेस से पढ़ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।